हेलो माय डियर स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि हिंदी विषय का है। दोस्तों, अगर मैं समय की बात करूं तो समय है 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपको यह प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। और फिर टोटल पूर्णांक जो है वह 70 का रहने वाला है। जो हिंदी का प्रश्न पत्र है यह दो खंडों में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ रहता है यह बहुविकल्पी और खंड ब जो रहता है वह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और खंड अ का उत्तर हमें ओएमआर शीट पर देनी होती है और जो क्वेश्चन सही होता है उसी के ऑप्शन पर हमें सही टिक करना होता है। चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का पूर्णांक जो रहने वाला है वह 20 अंक रहने वाला है। और टोटल बहुविकल्पी प्रश्न कितने रहते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो टोटल की बात की जाए तो टोटल प्रश्न जो रहते हैं वह आपके 20 रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग के। और बाबू गुलाब राय की बात करें तो गुलाब राय एक प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। और द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। इस सभी फैक्टों को आप लिखते भी जाइएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो आगे का प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा निबंध। अगर चिंतामणि के लेखक की बात करें तो चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे का क्वेश्चन हमारा है, गबन किसकी रचना है? गबन गबन मुंशी प्रेमचंद, जो कि इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। यह एक प्रकार का उपन्यास है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? तो शुक्ल युग की समय अवधि है वह है 1919 से 1938 तक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न नंबर 5 की बात करूं तो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर यह हरिवंश राय द्वारा रचित एक रचना है जो कि आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास ये द्विवेदी युग की रचना है। और इसके जो रचनाकार हैं, यानी कि इसके जो लेखक हैं वो अयोध्या सिंह हरिऔध हैं। फिर यहाँ पे मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आगे मैं बात करूं प्रश्न संख्या 8 की।
भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती का हमारा सही रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, और यह स्वप्रेम पर आधारित एक काव्य कृति है। प्रश्न नंबर 9, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो यह काव्य पर आधारित क्वेश्चन है। तो आधुनिक काल 1943 ईस्वी से 1943 सॉरी 1843 ईस्वी से अब तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसके फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बहुत से यूट्यूबर वीडियो बना दिए हैं कि आपको यही क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए। यह आपकी गलतफहमी है कि आपका जो क्वेश्चन बनता है वो मॉडल प्रश्न पत्र से बनता है। हाँ, मॉडल प्रश्न आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इतना जानने के लिए ही किया जाता है। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 10 जो है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किस युग के कवि हैं? तो यह रीतिकाल के कवि हैं। अगर इसी क्वेश्चन को घुमाता है तो पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल की समय अवधि क्या है? तो 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल की समयावधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11, हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है वह है हास्य रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शोक, रति, हास और निर्वेद। हम लोगों ने रस को, जैसे कि शोक किसका स्थायी भाव होता है? करुण रस का। रति रति हमारा होता है श्रृंगार रस का। हास, इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, हमारा प्रश्न नंबर 12 है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जहां पे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु इत्यादि शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मानो नीलमणि शैल पर, तो यहाँ पे मनो शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला एक सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों अगर उपसर्ग की बात करें तो किसी वर्ड यानी किसी शब्द के आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो आकर्षण शब्द के आगे लगा हुआ है वह आ है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो मैं वाक्य के भेद के बारे में बताऊं तो वाक्य जो होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि पीताम्बर जिसका कपड़ा जो है वह पीले रंग का है, यानी कि यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू का तत्सम रूप है। तत्सम रूप, तत्सम रूप मतलब कि शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी आंसू का। आंसू का शुद्ध हिंदी चलिए देख लेते हैं। अश्रु, अंशु, रोना, आंख। तो जो आंसू होता है, आंसू की शुद्ध हिंदी होती है वह होती है अश्रु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि इन्हीं सब वीडियो पर आधारित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं प्रश्न संख्या 18 की बात करूं तो हमारा प्रश्न संख्या 18 है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? जानते हैं कि वाच्य दो प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य और एक कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। फिर इसके बाद में अगर मैं प्रश्न नंबर 19, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है जो ताभ्य है। ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और यहाँ पे पंचमी विभक्ति बहुवचन भी देता तो हमारा ऑप्शन सही था। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, जो कि सटीक उत्तर इसका है, क्योंकि पंचमी तो दिया नहीं गया है। अगर पंचमी देता तो चतुर्थी ना देता, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सर्वनाम वह होता है, वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो मनुष्य एक प्रकार का नाउन ही है, बचपन भी नाउन है। तो यहाँ पे वह जो है, वह, यहाँ पे वह सर्वनाम है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को ओवर करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड तक इसे जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।